गुड इवनिंग गाइस, वेलकम है आपका एनके टू दी स्टडी में। आज हम मिक्स्ड जीके के क्वेश्चन का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले भी मेरी 2 सीरीज़ आ चुकी है, ये थर्ड सीरीज़ है और ये थर्ड सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है और टोटल 104 क्वेश्चन हो गए हैं, तो ये 105 क्वेश्चन है। बैट कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज जो चमगादड़ होता है वो डार्क में फ्लाई कर सकता है, उसका रीज़न है हैव स्ट्रॉन्ग वेव, हैव शार्प वेव, प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव और नेचुरल। तो इसका आंसर होगा प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव। जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो आपका साउंड वेव होता है, जो 3 टाइप्स के होते हैं। तो मैं आपको साउंड वेव के बारे में बताता हूँ। जो ऑडिबल साउंड वेव होता है, ऑडिबल साउंड वेव उसका रेंज होता है, ऑडिबल साउंड वेव का रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20 टू 20,000 हर्ट्ज। और इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक वेव का रेंज होता है लेस देन 20 हर्ट्ज। और जो आपका अल्ट्रासोनिक वेव होते हैं, अल्ट्रासोनिक का रेंज होता है मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज ऑथर बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के ऑथर कौन थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अब्दुल कमाल आजाद, जवाहरलाल नेहरू, देवेंद्र नाथ टैगोर, एस राधा कृष्णन। सेकेंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड देवेंद्र नाथ टैगोर और एस राधा कृष्णन। तो पहले हम अबुल कमाल आज़ाद के बारे में जान लेते हैं। ये जो थे, ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अबुल कमाल आज़ाद। ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और इनकी एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद की बुक है। और इनकी एक उर्दू में वीकली मैगजीन आती थी, वीकली मैगजीन आती थी, उसका नाम था अल हिलाल, जो आपकी 1912 में आई थी। और ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन। अगर पूछा जाए सेकेंड एजुकेशन मिनिस्टर, जो हमारे सेकेंड एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे के एल श्रीमाली, के एल श्रीमाली। और जो हमारे अबुल कलाम आज़ाद है, उन्हें भारत रत्न जो मिला था, ये मिला था 1992 में। और देवेंद्र नाथ टैगोर, जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने ब्रह्मो रिलीजन का स्टैब्लिश किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर, जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने ब्रह्मो रिलीजन, समाज में ब्रह्मो रिलीजन 1848 में स्टैब्लिश किया था, जो बाद में ब्रह्मोनिज्म के नाम से जाना गया।
और जो इनके बेटे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर, और ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जो ये प्राइज पाने वाले थे लिटरेचर का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एस राधा किशन कौन है? एस राधा किशन हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स फर्स्ट कम टू इंडिया? मुगल पीरियड के दौरान इसमें से कौन फर्स्ट आए थे इंडिया में ट्रेड करने? पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, डेनिश। तो फर्स्ट जो आए थे वो आए थे पोर्तुगीज, और बाद में आए थे इंग्लिश। 1600 समथिंग में कुछ आए थे वो इंग्लिश। डिप्रिशिएशन इज इक्वल टू, जो आपका डिप्रिशिएशन होता है वो इक्वल होता है। डिप्रिशिएशन मतलब होता है कि आपका जो वेस्ट है, जो वेस्ट हो जाता है वो उसको डिप्रिशिएशन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जीएनपी माइनस एनएनपी, एनएनपी माइनस जीएनपी। तो मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। जैसे कि जीएनपी लिखा है तो इसका मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, और पीआई मतलब पर्सनल इनकम, पीटी मतलब पर्सनल टैक्स। तो इसका डिप्रिशिएशन का मतलब होगा डिप्रिशिएशन को जो डिफिनेशन होता है वही होता है कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, मतलब जो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें से अगर हम नेट को माइनस कर लें तो हमारा डिप्रिशिएशन निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जीएनपी माइनस एनएनपी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस कर दें तो उसका आंसर हो जाएगा डिप्रिशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो फुयामा, ये जापान में आपका, ये है आपका जापान में चारों वोल्केनो है। कोटोपेक्सी ये आपका इक्वाडोर में है, इक्वाडोर। किलुया ये आपका हवाई आइसलैंड में है जो कि पैसिफिक में है। हवाई आइसलैंड, और ये विसुवियस ये आपका है इटली में। तो इसमें मोस्ट एक्टिव वोल्केनो के बारे में बोला जाए तो ये हो जाएगा हवाई आइसलैंड का किलायू वोल्केनो। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार? सैडल पीक, माउंट थुलर, माउंट डियाब्लो, माउंट कोविले। इसमें जितने भी पीक दिए हैं ये सारे अंडमान निकोबार के हैं। तो अगर बोला जाए हाईएस्ट पीक अंडमान निकोबार का, वो हो जाएगा आपका सैडल पीक। हम देखिए माउंट थुलर ये आपका निकोबार आइसलैंड में पड़ता है, निकोबार में पड़ता है। और माउंट डिवालो ये आपका मिडिल अंडमान का हाईएस्ट पीक है, मिडिल अंडमान का हाईएस्ट पीक है, मिडिल अंडमान का हाईएस्ट पीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा सैडल पीक। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है आपका, जो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री डिवाइड करता है, 10 डिग्री इनको डिवाइड करता है अंडमान और निकोबार को। और आपका लिटिल अंडमान, आपका लिटिल अंडमान लिटिल अंडमान और कार निकोबार को डिवाइड करता है
ढक्कन पासेज, ढक्कन पासेज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट एग्जाम में आते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का इसमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं है। फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड, ये भी है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड। जो ये तीनों ऑप्शन है, ये जो है ये रिलेटेड है नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के, क्योंकि इनमें इनकम की बात हो रही है। एक्सपेंडिचर, इसमें भी इनकम की बात हो रही है। वैल्यू एडेड मेथड, इसमें भी इनकम से रिलेटेड मेथड यूज़ किया जाता है। इनकम से रिलेटेड इसमें मेजरमेंट होता है। बट इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा जाता है। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के ये 3 मेथड हैं, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर, बट इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग कमीशन, आरबीआई, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर हो जाएगा CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1951 में, 2 मई 1951, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। 2 मई 1951 न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। आरबीआई जो बना था आपका, आरबीआई के बारे में अगर देखें तो ये बना था यंग एंड हिल्टन कमेटी की सिफारिश पे। यंग एंड हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following wood is used in making cricket bats? Moru shalba, Linium usita, Sumus sumum, Salix, Purpurera, Cedrus deutera। तो अगर हम मोरश अल्बा के बारे में देखें तो मोरश अल्बा एक आपका ये वुड है, ये एक मेडिसिन की तरह यूज होता है, जिसका यूज डिजीनेस और इंसोम्निया को ठीक करने में होता है। डिजीनेस और इंसोम्निया को डिजीनेस एंड इंसोम्निया को ठीक करने में होता है। और लिनम, लिनम का जो यूज़ होता है ये डायरिया को ठीक करने के लिए होता है। ये दोनों मेडिसिन है, मेडिसिन की तरह यूज होता है तीनों का। सिट्रस का भी ये हिमालय में मिलता है, हिमालयन रीजन में इस ये सिट्रस ड्यूटरा का ट्री मिलता है। तो बच गया ऑप्शन सी, सेलिक्स पुरपुरेरा। तो इसका यूज अपन करते हैं बैट बनाने के लिए, क्रिकेट बैट बनाने के लिए हम यूज करते हैं सेलिक्स का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following memory must be refreshed many times per second? Dynamic ROM, EPROM, ROM, static ROM। तो पहले मैं इनका फुल फॉर्म बता दूं। रैम होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, EPROM होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, स्टैटिक रैम होता है रीड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है जिसको हम इरेज करके उसमें प्रोग्राम फिर से कर सकते हैं।
और रोम उस एक टाइप का रोम होता है जिसमें इरेज करके प्रोग्राम फीचर्स को अपन कर सकते हैं। बट आजकल एपी रोम को रिप्लेस कर दिया गया है डबल ई पी रोम से। इसका फुल नेम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आजकल ईपी रोम यूज़ नहीं होता, आजकल डबल ई पी रोम यूज़ होता है, डबल ई पी रोम यूज़ होता है। और आपका डायनेमिक रोम और स्टैटिक रोम के बारे में देखते हैं। तो आपका जो डायनेमिक रैम होता है इसका एक्सेस टाइम होता है बहुत हाईएस्ट होता है। इसका जो एक्सेस टाइम होता है बहुत हाईएस्ट होता है, इसलिए ये स्लो होता है, ये होता है स्लो। और इसका एक्सेस टाइम जो होता है ज़्यादा होता है। और स्टैटिक रोम के बारे में देखें तो ये होता है फास्ट और एक्सेस टाइम जो होता है लो होता है। इसका एक्सेस टाइम जो होता है इसका लो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश मेनी टाइम, होता है डायनेमिक रोम, उसको मेनी टाइम वो बहुत बार रिफ्रेश करना पड़ता है डायनेमिक रैम। विच वॉज द फर्स्ट टॉकी फिल्म मेड इन इंडिया, राजा हरिश्चंद्र, मदर इंडिया, किसान कन्या, आलमारा। जो राजा आपका हरिश्चंद्र थी ये फर्स्ट फिल्म थी, टॉकी फिल्म नहीं थी, बस ये जस्ट फिल्म थी जिसमें साउंड नहीं था। ये बनी थी आपकी 1913 में। मदर इंडिया को फर्स्ट मूवी थी जो इंडिया से जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, आलम आरा। आलम आरा आपकी फर्स्ट टॉकी मूवी है जो बनी थी 1931 में। ये बनी थी आपकी 1930 में, ये बनी थी 1931 में। जस्ट 1-3 को रिप्लेस कर दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र जी वो फर्स्ट मूवी थी, फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया थी विदाउट टॉकी, मूक थी, मतलब इसमें कुछ साउंड नहीं था। और आलम आरा ये फर्स्ट टॉकी फिल्म थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who wrote the famous novel गाइड? गाइड के फेमस नोवेल कौन थे? सत्यजीत रे, आर के नारायण, अरुंधति रॉय, चेतन भगत। तो इसका आंसर हो जाएगा आर के नारायण। हम आर के नारायण की कुछ और भी बुक देख लेते हैं। तो इसमें पहला बुक है गाइड, जैसे आपने देख लिया, स्वामी एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसमें द इंग्लिश, DENGLI, इंग्लिश टीचर। फिर ये मालगुड़ी की कहानी, मालगुड़ीस की कहानियाँ। द डार्क रूम, माई डेज और नेक्स्ट संडे। ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक हैं आर के नारायण की, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? वो थे आपका फिरोज मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी या DM वाजपेयी। तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी थे ये फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सिलेक्ट हुए थे। तो अगर हम फिरोज शाह मेहता के बारे में जाने तो इन्हें लॉयन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है लॉयन ऑफ बॉम्बे, लॉयन ऑफ बॉम्बे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इसके बारे में देखा जाए, इनके बारे में देखा जाए तो इन्होंने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था। 1876 में किसकी स्थापना किया था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और इनके साथ में थे आनंद मोहन बोस, इनके साथ में थे आनंद मोहन बोस। इन दोनों ने साथ में किया था इंडियन नेशनल
नेशनल एसोसिएशन की स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में फर्स्ट बने थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है सोडियम कार्बोनेट। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको हम खाने वाले सोडे की तरह यूज करते हैं, मतलब बेकिंग सोडा की तरह यूज करते हैं। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है Na2CO3। इसको अपन बोलते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और जो आपका ये बेकिंग सोडा है, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसमें बस बाई का फर्क है, बाई होने से बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट होने से वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following property of sound is affected by change in air temperature? जो एयर टेम्परेचर को चेंज करने पे साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी है जो अफेक्ट होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रीक्वेंसी। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज अकबर फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर? अकबर फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? तो उनका रेवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल। टोडरमल जो थे अकबर के फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर थे। अगर हम इनके नवरत्न के बारे में देखें अकबर के, तो इनके नवरत्न थे तानसेन। पहले नवरत्न थे तानसेन, उनका घर का जो नाम था रामतनु पांडे। और इनके जो पहले गुरु थे उनका नाम था स्वामी हरिदास। और बाद में जब ये मुगल में आ गए तो इनके जो गुरु बने वो थे हजरत मोहम्मद ग्यास। हजरत मोहम्मद ग्यास ये थे इनको लेटर गुरु। और ये जो थे ये पहले थे, और इन्होंने ध्रुपद कंपोजिशन का इन्होंने ध्रुपद कंपोजिशन का इन्होंने निर्माण किया था। ये थे म्यूजिशियन जो अकबर के उसमें थे, 9 जेम्स में। नेक्स्ट है आपका अबुल फजल। अबुल फजल जो अबुल फजल थे इन्होंने 2 बुक लिखी थी, एक थी अकबरनामा एंड आईन अकबरी, आईन अकबरी, आईन अकबरी। और इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, पर्शियन लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट किया था अबुल फजल ने। अब नेक्स्ट देखिए हम फैजी। ये आपके पोएट थे और इन्होंने लीलावती को ट्रांसलेट किया था। जो लीलावती है ये लिखी गई थी भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। जो संस्कृत वर्क था मैथ्स का, संस्कृत वर्क ऑफ मैथ्स। तो हाँ, लीलावती को इन्होंने ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। लीलावती ट्रांसलेट किया था इन्होंने इनटू
पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था जी। और देख लेते हैं राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ये थे जनरल, आर्मी में जनरल थे ये। इन्होंने हल्दी घाटी लड़ी थी, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के साथ। महाराणा प्रताप के साथ इन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी। एक आता आपका टोडरमल, ये तो हमने देख लिया। टोडरमल क्या थे? रेवेन्यू मिनिस्टर। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा ये इनके थे एडवाइजर अकबर के। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ये जो थे ये सन थे बैरम खान के। बैरम खान के ये सन थे। और इन्होंने बाबर नामों को ट्रांसलेट किया था। इन्होंने ट्रांसलेट किया था बाबर नामा को पर्शियन में फ्रॉम चगटई से, चगटई लैंग्वेज से पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। और इन्होंने 2 बुक भी लिखी थी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। बुक लिखी थी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वो थी आपकी खेता खाउटन एंड नेक्स्ट है इसके नाम बड़े अजीब है, आप याद कर लीजिएगा। द्वात्री मशाद्यो गवाली, ये इनके बुक थे 2। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा टोटल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। सॉइललेस एग्रीकल्चर रिफर्स टू, जो सॉइललेस एग्रीकल्चर होता है उसे क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर, हाइग्रोफोनिक, हाइड्रोपोनिक, इंटरक्रॉपिंग। तो सेरीकल्चर जो होता है वो सिल्क से रिलेटेड है। हाइग्रोपोनिक जो होता है वो सॉइललेस एग्रीकल्चर होता है। हाइड्रोपोनिक कोई नाम नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। हाइग्रोपोनिक जो है वो सॉइललेस एग्रीकल्चर है। सॉरी, हाइड्रोपोनिक जो होता है वो सॉइललेस एग्रीकल्चर होता है। हाइग्रोपोनिक्स उनका कोई नाम नहीं होता है। हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडेप्टेड फ्रॉम। देखिए, मैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। जितने भी पार्लियामेंट फॉर्म थे, जितने भी आपके जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो बोरो किया है वो किया है यूके से। और जितने भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड और फंडामेंटल से रिलेटेड जो हमने बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, वो किया है यूएस से। और आयरलैंड से हमने किया है डीपीएसपी। तो इसका आंसर हो जाएगा यूके। यूके से हमने क्या किया? फंडामेंटल राइट्स, सॉरी फंडामेंटल राइट्स बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से किया था अडॉप्ट। हु इज़ द फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सरयोदा? जो सरयोदो का कॉन्सेप्ट था वो किसने फाउंड किया था? महात्मा गांधी, केजी मुंशीवाला, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मैंने तो आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में बताया था। दादा भाई नौरोजी तो वो जो थे इन्होंने फर्स्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर बने थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी थे ये फाउंडर थे सर्वोदय का। अब इसी में हमें कन्फ्यूजन हो सकता है सर्वोदय से। सर्वोदय प्लान जो कि आया था आपका 1950 में। तो जो आपका सर्वोदय प्लान है ये आया था
1950 में इसे लाया था जेपी नारायण ने, और ये इंस्पायर भी हुए थे महात्मा गांधी जी के सर्वोदय मूवमेंट से। जो सर्वोदय प्लान है ये आपका इंस्पायर हुआ था महात्मा जी के सर्वोदय मिशन से, मगर जो सर्वोदय प्लान जो लाया गया था वो जेपी नारायण के द्वारा 1950 में लाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 124 इन विच ईयर फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व। आप इस चैनल को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है कुछ इसमें कंटेंट तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़। इन विच ईयर फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व। जो आपका एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व हुआ था वो फर्स्ट हुआ था 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को, इसलिए हम 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। बट अगर बोला जाए फर्स्ट सेलिब्रेशन जो हुआ था, फर्स्ट सेलिब्रेशन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1974 में। सेलिब्रेशन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1974 में हुआ था इसका सेलिब्रेशन। जो फर्स्ट बार सेलिब्रेट हुआ था वो हुआ था 1974 में, बट इसको ऑब्जर्व किया गया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। When and where did the concept of अर्थ आवर begin? तो ये अर्थ आवर जो होता है ये वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता है कि हमें साल में एक बार 1 घंटे के लिए अपने जो लाइट है उसको बंद करना है। वो टाइम है 8:30 से लेकर 9:30 के बीच, और ये किया जाता है मार्च के लास्ट सैटरडे में। एक दिन के लिए मार्च का जो लास्ट सैटरडे होता है उस दिन रात में 8:30 से 9:30 के बीच हम अपना 1 घंटे के लिए लाइट बंद करेंगे। ऐसा हमने प्री किया, मतलब वो एम किया था, जिससे हम 1 घंटे के लिए अपने अर्थ को पॉल्यूशन से बचा सकें। क्योंकि जो लाइट प्रोड्यूस होता है उसमें क्या यूज़ होता है, अपन पावर प्लांट यूज़ करते हैं। पावर प्लांट से जो पॉल्यूशन होता है उससे हम अपने अर्थ को बचा सकें, उसका कॉन्सेप्ट ये था। तो ये आपका हुआ था सैटरडे मार्च के लास्ट सैटरडे, जो हर ईयर होता है। इसका डेट फिक्स नहीं होता, बस इसमें फिक्स रहता है डे सैटरडे और मंथ मार्च, और टाइम 8:30 to 9:30। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन। ये आपका सेटअप हुआ था जुलाई 1968, 66, 62, 64। ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1964 और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। अगर हम और कुछ बैंक के बारे में देख लें, जैसे सिडबी बैंक, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2 अप्रैल 1990 में। इसका हेड क्वार्टर है लखनऊ। और IRDAI इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे करके है इसका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। इसका हेड क्वार्टर है आपका हैदराबाद। इसका हेड क्वार्टर है हैदराबाद। ये 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इसको याद कीजिएगा, एग्जाम में आ चुके हैं। वो अमंग द फॉलोइंग रूल्स अबॉलिश जजिया। तो जजिया जो था ये एक प्रकार का टैक्स था जो नॉन मुस्लिम के ऊपर लगाया जाता था। जो नॉन मुस्लिम थे उनके ऊपर ये जजिया टैक्स लगाया जाता था। तो जजिया टैक्स जो था वो फर्स्ट पहले इम्पोज किया गया था। देखिए, पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। अमंग द फॉलोइंग रूल्स कि इन्होंने एबॉलिश किया था, मतलब रद्द किया था जजिया टैक्स को, तो वो थे अकबर ने रद्द किया था। मगर जो अगर पूछा जाए सबसे पहले जो इम्पोज किया गया था वो किया गया था जो स्लेव डायनेस्टी के थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इनको इम्पोज किया गया था। और जो एबॉलिश किया गया था वो किया था अकबर ने। पर अगर पूछा जाए फिर से किन्होंने इम्पोज किया था इसको अकबर के बाद, तो वो थे
फिर से जो इम्पोज किए गए थे ये जजिया टैक्स को, वो थे औरंगजेब। उन्होंने फिर से इम्पोज किया था जजिया टैक्स को। क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The objective of Montague-Chelmsford reform of 1990 was to give power to the local government, to establish hierarchy in the provinces, to extension of provincial government। तो जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1991 था, उसका मेन एम था डायरकी, जो प्रोविंसेस थे उसको डायरकी में करना, मतलब प्रोविंसेस को उनको डायरकी की तरह इस्टेब्लिश करना था, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था उसको एक्सटेंड करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 2 और 3, ये हो जाएगा थर्ड 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। ये ऑप्शन भी सही है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये भी सही था। ठीक है, जो 1919 का जो एक्ट था उसके थ्रू डायरकी आया था, प्रोविंशियल डायरकी, और जो 1935 का था इसके थ्रू डायरकी को कैंसिल किया गया था, प्रोविंशियल डायरकी को कैंसिल करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया गया था, और इसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन को भी स्टैब्लिश किया गया था ऑफ प्रोविंसेस एंड क्रिएशन। इसमें थर्ड ऑप्शन गलत है, तो आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस एंड द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस, ये गलत है। थर्ड आपका ऑप्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड 2, तो ऑप्शन सही है, पहले ऊपर के दो। तो ऑप्शन में देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ मोरले मिंटो रिफॉर्म एक्ट इन द colonial India। The Morley Minto Reform Act raised the additional number of central legislature। मोरले मिंटो के द्वारा एडिशनल सेंट्रल लेजिस्लेचर का नंबर बढ़ा था, सही है। इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, ये भी सही है। उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लाया था लेजिस्लेचर में, सही। इट एम्पावर्ड द लेजिस्लेशन टू डिस्कस द बजट एंड टू मूव रिजोल्यूशन ऑन इट, हाँ ये भी सही है। इन्होंने एम्पावर भी किया था लेजिस्लेशन को कि उसको हम डिस्कस करके उस बजट को आगे कर सकें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीनों सही है, 1 2 3, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, वो 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेर क्रिएटेड बाय द शिमला कॉन्फ्रेंस, क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट मिशन प्लान, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, ये इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया गया था, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया गया था। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडुअल पावर वेर गिवन टू। जो 1935 का फेडरेशन था उसके द्वारा जो रेसिडुअरी पावर था वो दिया गया था आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल गवर्नर, तो दिया गया था गवर्नर जनरल को, आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। Who was the chairman of Union Power Committee of Constituent Assembly of India। यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको पहले बताया था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के समय जितने भी कमेटी बने थे उनके मेंबर के बारे में आपको मैं फर्स्ट या सेकंड सीरीज में पढ़ा चुका हूँ। तो इसका आंसर हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देख लीजिएगा बोला सेकंड वीडियो, इसका सेकंड सीरीज का वीडियो। व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश करने के लिए क्या बेस हमने लिया था, उसका बेस लिया था हमने कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। 1946 का हमने कैबिनेट मिशन प्लान लिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को स्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्ता डायनेस्टी वाज फेमस फॉर। वो जो गुप्ता डायनेस्टी ऑफ फेमस था इम्पेरियलिज्म के लिए, रेवेन्यू लॉ रिफॉर्म के लिए, पेट्रोनेज ऑफ लिटरेरी वर्क्स। तो इसमें दो में तो ये नीचे वाला दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, इम्पेरियलिज्म भी नहीं था इसमें क्योंकि ऐसा कुछ सुना नहीं गया था, बट आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत वो आगे गए थे। गुप्ता डायनेस्टी ने बहुत कुछ किया था आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। प्रोफेट मोहम्मद वाज बोर्न इन, जो प्रोफेट मोहम्मद थे वो बोर्न हुए थे 570 AD को मक्का में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चैत्य एंड विहार आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मैं आपको पहले भी चैत्य और विहार के बारे में बता चुका हूँ। जो चैत्य होते हैं ये आपका प्रेयर हॉल होते हैं, और जो विहारा होता है ये आपका रेजिडेंशियल होता है। ये दोनों रिलेटेड होते हैं बुद्धिज्म से, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म। बुद्ध चरित्र was written by an eminent philosopher, poet and dramatist of the code of। जो बुद्ध चरित्र है वो लिखा गया था अश्वघोष घोष का, अश्वघोष घोष के द्वारा लिखा गया था। और ये अश्वघोष घोष जो थे ये कोर्ट पोएट थे कनिष्क के, कनिष्क के कोर्ट पोएट थे अश्वघोष घोष। और कनिष्क के और कोर्ट पोएट थे, उसका नाम था वासुमित्रा। बट अभी हम बुद्ध चरित्र के बारे में देख रहे हैं, तो उसके राइटर थे अश्वघोष, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन। जो स्पाइडर रहते हैं उसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है वो आपका बुक लंग्स की तरह रहता है, बुक लंग्स की तरह रहता है। तो ये बायो में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो मैं उसका बस वन लाइन में आंसर बताऊंगा। जो एक्सप्लेन करना रहेगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो स्पाइडर में जो ऑर्गन रहता है रेस्पिरेटरी वो रहता है बुक लंग्स की तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड विल इंक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। तो जो आरबीसी होता है वो क्या होता है, देखो मैं पहले बताता हूँ। हाई एल्टीट्यूड में क्या होगा आपको, हाई एल्टीट्यूड में क्या होगा, ऑक्सीजन की लो वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। अगर ऑक्सीजन की वैल्यू लो रहेगी तो हमारे बॉडी में भी ऑक्सीजन कम जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन रहता है वो कौन कैरी करता है, हमारा रेड ब्लड आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में आपका हेमोफिल होता है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमारे बॉडी में पूरा फ्लो होता है, और ऑक्सीजन को वो कैरी करके हमारे पूरे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। तो अगर ऑक्सीजन की वैल्यू कम होगी तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगा, तो वो हमें दिक्कत करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन जो होता है वो सिग्नल देता है कि जो आरबीसी के नंबर को इंक्रीज करने के लिए, जैसे आरबीसी को, अगर हम आरबीसी के नंबर को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन कैरी जो कैपेसिटी रहेगा उसको बढ़ा देगा। मतलब ब्लड ज़्यादा फ्लो करेंगे तो ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में ज़्यादा फ्लो होगी आरबीसी की वैल्यू को इंक्रीज करने पे। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हमारे ब्लड नाक से ब्लड निकलने लगता है। तो उसका रीज़न ये भी है कि जो आरबीसी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। उसका रीज़न है कि जो ऑक्सीजन लेवल होता है हाई एल्टीट्यूड में वो बहुत लो हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओकल कॉर्ड्स अकर्स इन। जो ओकल कॉर्ड्स होता है आपका कहाँ होता है, लैरिंग्स में होता है, लैरिंग्स में होता है आपका ओकल कॉर्ड्स। फेरिंग्स, ग्लोटिस, ये सब पढ़ेंगे हम आगे। Which one of the following structure close the respiratory passage during the ingestion of food। तो जब हम फूड का इंजेक्शन कहते हैं, देखो इसमें मैं बता दे रहा हूँ बात कि जो आपका रेस्पिरेटरी जो रहता है, रेस्पिरेटरी जिससे हम सांस लेते हैं, और जो आपका फूड जो रहता है, फूड का पाइप और गैस का पाइप दोनों सेम रहता है, दोनों सेम रहता है। वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चर के थ्रू डिवाइड करते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो फूड पाइप को बंद कर देता है, और जो नीचे वाली पाइप से आपका ऑक्सीजन जाता है, और जब हम फूड को लेते हैं तो वो ऑक्सीजन वाली पाइप को बंद कर देता है, फिर एक कॉमन पाइप से हमारा फूड जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर क्लोज द रेस्पिरेटरी पैसेज। तो वो होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो होता है एक स्ट्रक्चर की तरह वर्क करता है, जो क्लोज ओपन की तरह वर्क करता है। मैं इसका आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये फ्लैप कार्टिलेज लोकेटेड होता है इन थ्रोट बिहाइंड द टंग, और लैरिंक्स के आगे रहता है। तो देखिए ये आपका एपिग्लोटिस,
जब हम ब्रीथ करते हैं, ये हमारा टंग है, ये टॉन्सिल है, जो कंठ बोला जाता है, गले के एकदम जो लास्ट में होता है, ये एपिग्लोटिस है, ये हाइपोइड बोइन है, ये मेंडल है। तो जब हम सांस लेते हैं, देखिए ये जो है इस वाली पाइप, ये आपका कॉमन है। तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो भी वो यहीं से जाएगा, और जब हम खाना खाएंगे तो भी वो इसी पाइप से जाएगा। तो इसमें ऐसा होता है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो ये वाला पाइप इस तरफ आ जाता है, जिससे फूड जो होता है इस लेंथ से जाता है, और जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये पाइप ऊपर आ जाता है। तो जो हम ब्रीदिंग करते हैं वो इस लेंथ से जाएगा फिर। तो मतलब फूड पाइप और ऑक्सीजन पाइप दोनों कॉमन होता है, बस ये एपिग्लोटिस के द्वारा उसको डिवाइड किया जाता है। इतना आप समझ सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड, जो लंग्स का कवर होता है उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम हार्ट में लगे रहता है। पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिटोनियम। ये पेरिकार्डियम, ये आपका हार्ट जो रहता है उसको जो कवर किया रहता है मेम्ब्रेन, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। और जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, ये आपका लंग्स के चारों तरफ जो कवर रहता है उसको बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नैरोएस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ट्यूब्स ऑफ लंग्स। नैरोएस्ट और मोस्ट न्यूमरस मतलब बहुत सारे ट्यूब जो रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, ट्यूब की बात किया जाता है तो उसको बोला जाता है ब्रोंचिलोस। ब्रोंचिलोस जो है उसे कहा जाता है आपका लंग्स के नैरोएस्ट ट्यूब। और तो इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो आपका ये जो है, ये जो ट्यूब है आपका, इसको जूम करके दिखाया गया है यहाँ पे। ये जो छोटे छोटे पॉइंट इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आपका जो नैरो ट्यूब है, ये जो ब्रोंचो में डिवाइड है, ये आपका है ब्रोंचिलो। और जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है उसको बोला जाता है एल्वियोलो। एल्वियोली। तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रोंचिलोस। द एक्सचेंज ऑफ गैस इन अ मैमल टेक प्लेस, जिसमें आपको बता दिया। एल्वियोलो जो होता है, एल्वियोली जो होता है, वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है वहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रीथ इज कॉल्ड, जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेते हैं और वो छोड़ते हैं नॉर्मल ब्रीथ के दौरान, उसे क्या किया जाता है, उसे कहा जाता है टाइटल वॉल्यूम। टाइटल वॉल्यूम को बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड विथ नॉर्मल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा टाइटल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ नॉर्मल हेल्दी मैन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इज अबाउट। ये जो रहता है टाइटल वॉल्यूम, ये एक्चुअल में रहना चाहिए 500 to 700 ml, इसका रेंज है नॉर्मल हेल्दी मैन के लिए। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ एयर, द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन इंस्पिरेशन इज कॉल्ड, जो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ एयर है विच कैन बी इंस्पिरेशन। इसमें क्वेश्चन ये है कि जो मैक्सिमम जो पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको हम इंस्पायर करते हैं, मतलब जिसको हम सांस लेते हैं, वो आपका है वाइटल लंग कैपेसिटी। वाइटल लंग कैपेसिटी को कहा जाता है जो हम मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लेते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, इसका आंसर हो जाएगा वाइटल लंग कैपेसिटी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परसेंटेज ऑफ O2 प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर इन मैन इज अबाउट, जो परसेंटेज ऑफ O2 रहता है जो हम इनहेल करते हैं एयर में, वो कितना रहता है अगर ये बोला जाए तो। देखिए मैं इनहेल एयर और एक्सहेल एयर के बारे में बताता हूँ, परसेंटेज उसमें कितना कितना आपका रहता है। तो इसमें आपका नाइट्रोजन जो रहता है वो रहता है 78%। इसमें भी आपका नाइट्रोजन 78%, और ऑक्सीजन जो रहता है वो आपका रहता है 21%,
और CO2 जो रहता है वो रहता है आपका 0.04%। और एक्सेल एयर में देखें, एक्सेल एयर में आपका नाइट्रोजन का कंपोजिशन सेम रहता है जितना पहले रहता है, बट ऑक्सीजन जो रहता है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन की वैल्यू हो जाती है 16.4% और आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हो जाती है 4.4%। तो इनहेल एयर और एक्सहेल एयर में नाइट्रोजन का जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है, बट ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है एक्सहेल एयर में और CO2 का बढ़ जाता है। ये आपका है एयर का कॉम्पोजिशन ड्यूरिंग इनहेल एंड एक्सहेल। तो इसका आंसर हो जाएगा 21% इनहेल के दौरान इतना रहता है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाई, ऑक्सीजन को है ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो किया जाता है रेड ब्लड सेल के थ्रू। और रेड ब्लड सेल जो रहते हैं हर विषय उसका जो नाम होता है केमिकल नेम उसको बोला जाता है इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स। ब्लड प्लाज्मा ये भी नहीं है, थर्मो बायोसाइट ये भी नहीं है। ब्लड प्लाज्मा वो होता है जब हम ब्लड को अगर हम ब्लड को डिवाइड करें तो उसमें हमको ये ब्लड प्लाज्मा मिलता है और एक लिक्विड जैसा कुछ प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम आगे आगे बताऊंगा उसको। ये लिक्विड साइट जो होता है ये होता है WBC वाइट ब्लड सेल्स। तो उसका आंसर हो जाएगा इरेथ्रोसाइट। अस्थमा इज अ रेस्पिरेशन डिजीज कॉज ड्यू टू infection of trachea, infection of lungs, bleeding into pleural cavity, spasm in bronchial muscles। तो इसमें अस्थमा जो होता है वो किस कारण होता है? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स में इन्फेक्शन के कारण, ब्लीडिंग इनटू प्लूरा कैविटी, प्लूरा कैविटी वो होता है जो लंग्स को चारों तरफ घेरा रहता है। और नेक्स्ट है आपका स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स, जो मसल्स थे जो हमने देखा तभी ट्यूब टाइप के जो थे नेरो जो ट्यूब थे उसमें कुछ ऐठन और ये मोड़ आ जाने के कारण ये अस्थमा होता है। इसमें तो फिर इसका आंसर हो जाएगा इन्फेक्शन ऑफ लंग्स ये नहीं है, ब्लीडिंग इनटू प्लूरा कैविटी ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स। इसमें ऐठन के कारण जो होता है इसमें अस्थमा होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कौटिल्य वाज प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ चाणक्य जिसे हम कौटिल्य कहा जाता था, वो प्राइम मिनिस्टर थे किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और ये कौटिल्य जी ही थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्राइम मिनिस्टर राजा बनाया था नंद वंश के बाद। द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो प्रिंसिपल डिफरेंस है उनके बीच है वैल्यू ऑफ रिचुअल नहीं ये नहीं है, इम्पैक्ट ऑफ राइट एक्शन ये भी नहीं है, क्योंकि इनके राइट एक्शन का बहुत पॉइंट मिलते हैं, एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं है बट बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं इनके, रिचुअल्स भी बहुत पॉइंट मिलते हैं इनके। मीन्स टुवर्ड्स सेलिब्रेशन इसमें थोड़ा डाउट है। रूल ऑफ द वेदास एज रिलीजियस टेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा जो मेन जो प्रिंसिपल डिफरेंस है वो आपका है मीन्स टुवर्ड्स सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब जो भूखे रह के जो मतलब तप करते हैं वो होता है सेलिब्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जैनिज्म में सेलिब्रेशन को बहुत अच्छा कहा जाता है बट बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है, बुद्धिज्म में सेलिब्रेशन नहीं है। Who among the following was first तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म थे आपका ऋषभ देव। जो ऋषभ देव थे वो फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द आर्यस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया अबाउट, जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया आए थे, वो इंडिया आए थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वो आए थे 1500 BC में। 1500 BC में ये सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है, महावीरा वॉश बोर्न एट, जो महावीरा का बोर्न हुआ था वो हुआ था वैशाली में, पाटलिपुत्र में नहीं हुआ था, सरस्वती में नहीं हुआ था, वैशाली में हुआ था, राजगिरा में भी नहीं हुआ था, इनका हुआ था
वैशाली। वैशाली में कुंडाग्राम में इनका जन्म हुआ था। वैशाली के कुंडाग्राम, KUNDAGRAM, कुंडाग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो ये इस सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है, 156। तो हम आगे का क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। लाइक कमेंट्स करके इसमें प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। अगर कुछ लग रहा है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ इस सीरीज़ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।